नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल। आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। महंगाई थामे नहीं थम रही है। ऐसे में मॉनेटरी पॉलिसी से जो उम्मीद थी वही हुआ। आरबीआई ने फिर से रेपो रेट 0.5% बढ़ा दिया है। इससे महंगाई तो शायद कुछ काबू में आएगी, मगर सभी तरह के कर्ज भी महंगे हो जाएंगे। खासकर होम लोन की मार जोर की पड़ेगी। आज हम मॉनेटरी पॉलिसी से आम कंज्यूमर की जेब पर पड़ने वाले असर पर चर्चा करेंगे। महंगे कर्ज का बोझ कैसे कम किया जा सकता है, सस्ता कर्ज लेने के लिए क्या क्या विकल्प हैं, क्या पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में कोई ऐसा उपाय है, कोई रामबाण है जिससे कर्ज की हेजिंग हो पाए। चर्चा करेंगे बेहद खास मेहमानों के साथ, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। बढ़ती महंगाई से न केवल आम जनता परेशान है, बल्कि सरकार और आरबीआई भी हैरान परेशान है। इसे थामने के सारे उपाय बेअसर साबित हो रहे हैं। त्योहारी सीजन सिर पर है, रोजमर्रा की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी में एक बार फिर से रेपो रेट को 0.5% बढ़ाकर 5.9 कर दिया है। साथ ही ये स्पष्ट संकेत दिए हैं कि उनकी पहली प्राथमिकता सुरसा की तरह मुंह बाय खड़ी महंगाई को पस्त करना है। इस साल मई से लेकर अब तक आरबीआई ने चौथी बार रेपो रेट में बढ़ोतरी की। कुल मिलाकर कोरोना के बाद अब तक रेपो रेट में 1.90% की बढ़ोतरी हो चुकी है, जो पिछले 3 सालों में सबसे ज्यादा है। रेपो दर बढ़ने से महंगाई से निजात पाने का ये आरबीआई का कदम भले ही हो, लेकिन कर्ज महंगा होने से आम आदमी की जेब का बजट बिगड़ना भी तय है। होम लोन लगातार महंगा हो रहा है। मई से अब तक करीब 1 से 1.5% तक होम लोन महंगा हो चुका है। इसमें अब 0.5% और बढ़ोतरी होनी तय है। वहीं त्योहारी सीजन जो लोग गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, उनका भी महंगे ऑटो लोन के चलते बजट बिगड़ सकता है। पर्सनल एजुकेशन और बिजनेस लोन भी महंगे होने से लोगों की जेब का भार बढ़ेगा। जिन लोगों ने लोन लिया हुआ है उनकी ईएमआई बढ़ जाएगी। प्रॉपर्टी सेक्टर में होने वाले निवेश पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। फिलहाल रेपो रेट को बढ़ाने के पीछे महंगाई के साथ कुछ और भी वजह रही। मौसम की मार के अलावा जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस ने भी महंगाई को बढ़ाने का काम किया। महंगाई की मार से बचने के लिए दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की। अमेरिकी फेड रिजर्व के रेट बढ़ाने से भारतीय रुपए पर दबाव बढ़ा और डॉलर मजबूत होता चला गया। इन हालातों से निपटने के लिए आरबीआई को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। अगस्त में खुदरा महंगाई का बढ़ना भी रेपो रेट को बढ़ाने की बड़ी वजह बना। इस साल जनवरी से अब तक रोजमर्रा के घरेलू सामानों में 10 से 22% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। खाने के तेल की कीमतों में 35% की बढ़ोतरी के बाद इसकी कीमतें हाल ही के दिनों में भले ही कुछ कम हुई, लेकिन पिछले साल के मुकाबले इसमें 5 से 22% की तेजी बनी हुई है। खाने के मसालों में 3 से 17% के साथ साथ चावल और आटे की कीमतें भी 10 से 20% तक बढ़ गई। इस दौरान सोप एंड डिटर्जेंट भी 1 से 3% की तेजी दिखा रहे हैं। ऐसे में आरबीआई के पास रेपो रेट बढ़ाने के सिवा कोई चारा था भी नहीं। रेपो रेट बढ़ने से महंगे होने वाले कर्ज किया है कि बाजार में नकदी की कोई कमी नहीं है, निवेश में भी बढ़ोतरी हो रही है और ग्रामीण मांग में सुधार जारी है। वहीं आरबीआई ने कारोबारी साल 2023 के रियल जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को 7.2% से घटाकर 7% कर दिया है। साथ ही सीपीआई के अनुमान को 6.7% पर कायम रखा है। ऐसे में आरबीआई और सरकार की कोशिशों का महंगाई को रोकने में कितना असर पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बहुत ही खास मेहमान आज के शो में चर्चा के लिए इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय आज के मेहमानों का आपके साथ करा दें। हमारे साथ हैं बलदेव प्रकाश जी, जो कि एमडी एंड सीईओ हैं जेएनके बैंक के। बलदेव जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं फिरोज अजीज साहब, जो कि डिप्टी सीईओ हैं आनंद राठी के। फिरोज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं हर्षवर्धन पटौदिया साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं क्रेडाई के। हर्षवर्धन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बलदेव सर, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। अब तो सारी नजरें कंज्यूमर्स की जो है वो बैंक पर हैं। अब ये जो दरें पास ऑन कब करेंगे बैंक्स, और कोई गुंजाइश है क्या कि इसको थोड़ा टाला जाए या रोका जाए? जरा ये बताएं सबसे पहले। नहीं, देखिए, इसमें ऐसा है, ये डिसीजन तो वैसे बैंक की जो असेट्स लायबिलिटी मैनेजमेंट हमारी जो कमेटी है वो डिसाइड करती है। लेकिन इसमें एक इशू ये है कि क्योंकि डिपॉजिट्स के रेट भी बढ़ेंगे, तो नेचुरली उसमें एडवांसेस के रेट भी बैंकों को बढ़ाने पड़ेंगे। बट मेरा इसमें पर्सनल व्यू ये है कि जो हमारा छोटा कर्जदार है उसके ऊपर बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा।
जो अच्छा। छोटे लोन हैं जैसे होम लोन है, कार लोन है, उसका इम्पैक्ट उतना ज्यादा नहीं होगा। ये बड़े लोन जो कॉर्पोरेट लोन्स हैं उसमें इम्पैक्ट ज्यादा आएगा, क्योंकि ईएमआई बेस्ड जो लोन है उसका इम्पैक्ट कंपैरेटिवली म्यूटेड होगा। बट सर संभवतः आप इमीडिएट जो जो रेट हाइक हुआ है उसकी बात करोगे, लेकिन अगर आप 4 मई से अब तक जो ट्रेंड रहा है उससे देखें तो हमें समझ में आ रहा है कि जो एक मध्यम वर्गीय परिवार जो लोन लेता है 20-25 लाख रुपए का 20 साल के लिए, उसकी ईएमआई अब तक 3,000 रुपए सर बढ़ चुकी है। तो उस पर बोझ काफी बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो क्या आपको लग रहा है कि मध्यम वर्ग अभी इतना ज्यादा प्रभावित नहीं हो रहा है? देखिए दीपक जी, आप 2019 का अगर आप इंटरेस्ट रेट का स्ट्रक्चर देखेंगे, ऑलमोस्ट 2019 से अभी भी हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो कम है कंपैरेटिवली, क्योंकि 2019 के बाद कोविड में काफी हद तक रिजर्व बैंक ने और गवर्नमेंट ने काफी इंटरेस्ट रेट्स को लिबरल रखा था, और आज हम 190 बेसिस पॉइंट इस साल के अंदर बढ़े हैं। मतलब 4.90 हम 190 बेसिस पॉइंट बढ़े हैं, जबकि 2019 में इससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट थे। तो ऐसा लगता है कि पिछले अगर हम 1-2 साल को बीच में से थोड़ा अलग से देखेंगे तो ज्यादा इम्पैक्ट हमें नहीं लग रहा है कि ओवरऑल लॉन्ग टर्म में कोई ज्यादा इम्पैक्ट इसका पड़ेगा। ऑलराइट सर, फिरोज जी अब आपके पास आना चाहूंगा। अब जैसा मैं आपको सर बता रहा था कि 25 लाख के 20 साल के लोन पर ईएमआई 3,000 बढ़ चुकी है। अब स्वाभाविक रूप से जैसा बलदेव सर ने भी बताया कि पास ऑन तो होंगे, बहुत जल्दी हो जाएंगे, बहुत देर में होंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। अलग अलग जो कमिटीज हैं वो फैसला करेंगी बैंक्स की, बट होंगे पास ऑन। क्या कोई तरीका है इस बोझ को कम किया जा सके, या कोई इन्वेस्टमेंट टूल है जिससे हम ये जो बोझ है इसकी हेजिंग कर पाए? जी दीपक जी नमस्कार। आई थिंक डेफिनेटली है। देखिए अगर होम लोन है तो उसका एक जरिया ये है कि आप होम लोन एक नॉर्मल टर्म लोन जैसा ना लें, होम क्रेडिट अकाउंट्स होते हैं उसमें, उसका प्रयोग करें। होम क्रेडिट अकाउंट का ये मतलब है कि जिस दिन आपके पास पैसे होते हैं सेविंग्स अकाउंट में, वो ऑटोमेटिकली आपके होम लोन की जो ब्याज दरें हैं उतने दिनों के लिए कम कर देते हैं। तो काफी सारी एमएनसी बैंक्स स्पेशली होम लोन पे होम क्रेडिट अकाउंट्स देती हैं। अगर समझिए मेरा 25 लाख का लोन चल रहा है और मेरे सेविंग्स अकाउंट में 3 लाख रुपए आए हुए हैं, वो 3 लाख रुपए अगर मैं होम क्रेडिट अकाउंट में डाल दूं 10 दिन के लिए, तो उस 10 दिन का ब्याज 3 लाख पे नहीं लगेगा। तो इसकी वजह से जो आपके जो पैसे बचेंगे वो 3,000 से कहीं ज्यादा हो सकते हैं मंथली ईएमआई की जो बोझ बढ़ी है। सो दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, आप कभी भी अगर होम लोन या कोई भी लोन लेते हैं तो जो क्लोजर चार्ज होता है उसको बारीकी से देखें, क्योंकि बैंकों को भी एडवांस देना है, और जैसे ब्याज दरें बढ़ती हैं, एडवांसेस की डिमांड्स और लोन क्रेडिट डिमांड कम होती है, तो कंपटीशन काफी होता है। तो आपके पास वो जरूर होना चाहिए कि आप नेगोशिएट करके दूसरी बैंक के पास जा सके। दैट्स पॉइंट 2। पॉइंट 3, इन्वेस्टमेंट के तौर पे आपके जो डिपॉजिट रेट्स हैं वो काफी बार नहीं बढ़े थे लास्ट 2 साल में, तो वो अब बढ़ने की गुंजाइश है। तो डिपॉजिट रेट में थोड़ी कमाई ज्यादा हो सकती है, स्पेशली जीसेक में जो यील्ड्स हैं। आप अगर कोई 5 साल का डेट फंड लेते हैं तो उसमें ऑलमोस्ट 6.5% पोस्ट टैक्स मिल सकता है आपको, गवर्नमेंट को ब्याज पे पैसे देके। आईडीएफसी गिल्ड फंड 2027 फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, 6.5% पोस्ट टैक्स। तो डेट में आपको ब्याज भी ज्यादा मिलेगा, थोड़ा सा लोन पे इंटरेस्ट ज्यादा भरना पड़ेगा। अगर आप थोड़े ज्यादा स्मार्ट हैं नेगोशिएशन और होम क्रेडिट अकाउंट्स को यूज करने में, तो ये जो इम्पैक्ट आया है लास्ट 2 साल में, जो डिस्काउंट मिला था कोविड के बाद, जो डिस्काउंट निकाल दिया गया है, उसका आप डेफिनेटली एक कॉम्पनसेशन अपने स्ट्रेटेजिकली आप इवेट कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो ये फिरोज जी ने बताया कि कैसे आप ये जो बोझ आपका आया है इसे कम कर सकते हैं। अब हर्षवर्धन सर के पास मैं चलना चाहूँगा। हर्षवर्धन जी, अब ये जो आपका जो पूरा रियल एस्टेट है, अब इस पे तो दो धारी तलवार है भाई। कर्ज जो है वो बिल्डर्स को भी लेना है और कर्ज बायर्स को भी लेना है। तो पहले तो आप ओवरऑल जो पॉलिसी आई है उसको किस तरह से देख रहे हैं रियल एस्टेट ओवरऑल सेक्टर के लिए? दीपक जी नमस्कार। रियल एस्टेट सेक्टर में आपने सही कहा, दोनों तरफ का इम्पैक्ट है। हमारे बायर को होम लोन के रेट बढ़ते दिखेंगे और इसका शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट कुछ लग रहा है हमें कि कुछ हो सकता है। परंतु देखिए, कोई भी हमारा बायर जो है 15 से 20 साल का लोन लेता है, तो एवरेज में इसका इम्पैक्ट बहुत कोई ज्यादा होने वाला नहीं है। सिचुएशन नॉर्मल भी होगा एंड इकोनॉमीज विल रिकवर
global economies will recover, inflation will also come under control. The economists are saying that by 2024 the inflation rate will also be under check and all the global economies will perform accordingly. That is the prediction of a lot of economists across the world. दूसरी बात है कि डेफिनेटली जो बिल्डर्स कंस्ट्रक्शन फाइनेंस अवेल करते हैं उनका कॉस्ट ऑफ फंडिंग बढ़ेगा, बट उसका भी इम्पैक्ट जो है प्रोजेक्ट अगर आप देखें तो इतना बड़ा कोई इम्पैक्ट नहीं है कि उसके कारण कोई रेट्स हम कस्टमर को बढ़ाएंगे। ये नॉर्मली डेवलपर अपने प्रॉफिटेबिलिटी में अब्सॉर्ब करेगा। ऑल राइट सर, ऑल राइट। एक बार फिर से मैं बलदेव सर के पास आना चाहूंगा। सर, अभी कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट भी आई थी, लेकिन उससे पहले हमने देखा कि मार्केट में डिमांड जबरदस्त है लोन्स की, क्रेडिट फ्लो बहुत शानदार रहा है, और उसी के साथ साथ हमने कुछ दिनों पहले रिपोर्ट देखी थी कि भाई एक बैंक्स के लिए प्रॉब्लम ये आ गया कि लिक्विडिटी डेफिसिट मोड पर भी आ गई है। तो आप लोग कुछ अर्ज करना चाह रहे थे आरबीआई से पूरे के पूरे बैंकिंग की, आप रेट्स में थोड़ा सा इस चीज को भी ध्यान में रखें। आज की पॉलिसी के बाद क्या बैंकों की लिक्विडिटी की सेहत पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा सर? नहीं, लिक्विडिटी पे बहुत असर पड़ने की उम्मीद नहीं है, बट मैं आपको ये जो आपका पहले वाला जो पॉइंट था जिसमें कहा कि क्रेडिट की डिमांड, देखिए आज रिजर्व बैंक गवर्नर ने भी हिंट किया है कि रूरल डिमांड जो है वो काफी अच्छी चल रही है, और जनरली जब आप देखते हैं तो तीसरा और चौथा क्वार्टर होता है हर साल में, उसमें जो हमारा डेवलपमेंट का रेट होता है वो ज्यादा रहता है। सो बैंक का क्रेडिट का डिमांड थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में ज्यादा रहेगा। अच्छा। तो ऐसा डिस्पाइट के 50 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज भी हुआ है, तब भी हमें जो रूरल डिमांड कैचिंग अप और प्लस जो अर्बन डिमांड है वो स्ट्रेंथन होगा। तो अगले 6 महीने के अंदर क्रेडिट ग्रोथ में हमें कोई ज्यादा इम्पैक्ट इसका नजर नहीं आ रहा है। ऑल राइट सर। अच्छा, एक चीज और मुझे पूछनी थी बलदेव सर आपसे, अभी बैंक्स क्या मानकर चल रहे हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं, आप लोगों के अपने ऑब्जर्वेशंस क्या हैं? क्या आरबीआई अभी आगे भी दर बढ़ाएगा या अब कुछ ब्रेक लगने की भी उम्मीद है? नहीं, अभी हो सकता है कुछ और दर बढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक जो अंतरराष्ट्रीय सिनेरियो है वो एक तो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, और जो आप देखते हैं कि जो डेवलप्ड या वेस्टर्न कंट्रीज की जो उनके जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो काफी अग्रेसिव हैं और इन्फ्लेशन रेट्स काफी हाई है। तो ऐसा लगता है कि शायद 50 बेसिस पॉइंट और मे बी थोड़ा सा ज्यादा भी बढ़ने की उम्मीद है अभी। और तो फिर बढ़ गई है दर, और अब क्या करे कंज्यूमर, यही आज चर्चा का विषय हमारा। अब फिरोज जी आपके पास आना चाहूंगा। ओवरऑल अगर आप सिचुएशन देखें इस वक्त पर्सनल फाइनेंस की और इन्वेस्टमेंट्स की, अभी भी अनसर्टेनिटीज बहुत हैं, क्या कब हो जाएगा, और इंटरनेशनली तो आप देखिए किसी को समझ में नहीं आ रहा है किसी भी देश को कि कैसे इन्फ्लेशन को काबू में किया जा सके, लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में पूरा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और हमारी घरेलू जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनको देखते हुए एक आम आदमी के लिए अपने फाइनेंस को मैनेज करने के लिए इस वक्त सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी क्या होगी? जो आपने कहा ना दीपक जी की बहुत स्थिति अनसर्टन है ग्लोबली स्पेशली, बट सिल्वर लाइनिंग इन द डार्क क्लाउड ये है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो आज हमारी इन्फ्लेशन की टारगेट है 6.7, वो 10 ईयर एवरेज से कम है। तो इंडिया के लिए बड़ा शॉक नहीं है। डेवलप्ड इकोनॉमीज ने ऐसी इन्फ्लेशन 30-40 साल तक नहीं देखी थी, तो उनका जो रिएक्शन है उनके सेंट्रल बैंक्स का काफी नी जर्क है, काफी अनचार्टेड टेरिटरी में जा रहे हैं। तो हमारे इंडिया के लिए उनका स्पिल ओवर इफेक्ट ये है कि फेड अगर मार्च तक ब्याज दरें बढ़ाती है तो आरबीआई को भी शायद उनको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबल को इग्नोर नहीं कर सकते डोमेस्टिक फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए। दैट्स पॉइंट 1। अब आते हैं आपके प्रश्न पे कि क्या रणनीति होनी चाहिए ताकि कोई अपनी अच्छी खासी स्ट्रेटजी बना सके। देखिए क्या होता है कि इक्विटी मार्केट हमेशा कारण ढूंढती है करेक्शन के लिए, और ये जो इन्फ्लेशन का कारण है उसकी वजह से, और जो बाकी दो भी प्रॉब्लम आए हैं कोविड के बाद, यूक्रेन की वॉर, उसकी वजह से एक दबदबा सा है इक्विटी मार्केट में। तो एक नए निवेशक के लिए बहुत अच्छा मौका है अपनी इक्विटी पोर्टफोलियो बिल्ड करने का। काफी सारे स्टॉक्स महंगे भी हैं, काफी सारे स्टॉक्स सस्ते भी हैं। म्यूचुअल फंड्स स्पेशली एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स होते हैं, तो उनकी जो एनएवीज हैं लास्ट 1 साल से नेगेटिव जोन में भी हैं।
तो ये अच्छा मौका है कि आप अपनी इक्विटी पोर्टफोलियो को बिल्ड करें, क्योंकि मार्केट की ये बर्ताव है कि लास्ट 21 साल का डेटा हमने देखा कि हर साल 14% ऊपर से नीचे गिरती है, पीक से ट्रफ तक गिरती है। तो ये गिरावट का फायदा उठाएं, पॉइंट 1। ब्याज दरों की इंक्रीज का फायदा उठाएं, पॉइंट 2। टैक्स एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट्स को आपको हमेशा कंसिडर करना पड़ेगा। आप एफडी करेंगे तो 30% की टैक्स लग जानी है अगर आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में हैं। अगर डेट फंड करते हैं तो आपको 10% की टैक्स आफ्टर इंडेक्सेशन 20 को 10 ऑलमोस्ट हो जाता है। तो आपको टैक्स एफिशिएंसी को नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो एक फ्री लंच माना जाता है। दैट्स पॉइंट 3। पॉइंट 4, आपको अपने एसेट एलोकेशन को इक्विटी की तरफ स्क्यू रखना है, 60% 70% लंबी अवधि के पैसे के लिए। अगर ये 4 पॉइंट आप कर लेते हैं तो एफडी से दुगना रिटर्न कमाने की 5 ईयर होल्डिंग पीरियड पे काफी अच्छी संभावना है। तो अच्छे स्कीम्स को चूज करके अपना पोर्टफोलियो बनाएं, इक्विटी में एलोकेशन ज्यादा बढ़ाएं। 17,000 की लेवल है आज भी। एक साल पहले अक्टूबर में 18,400 की लेवल थी, 17 अक्टूबर 2021 को। तो एक साल का टाइम करेक्शन, 10% की मार्केट करेक्शन अप्रोक्सीमेटली आपको मिल चुकी है। अभी भी अगर आप इक्विटी में डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, तो बिल्कुल ना घबराएं। लॉन्ग टर्म में इक्विटी आपको अच्छी रिटर्न दे देता है। माना कि 6 महीने नेगेटिव रिटर्न भी देखने को मिल सकती है, बट दैट्स द पार्ट ऑफ द गेम। एब्सोल्युटली, यानी कि लॉन्ग टर्म के नज़रिए से आप अपने फाइनेंशियल जो स्ट्रैटेजी है वो बनाएं। हर्षवर्धन जी, अब वापस रियल एस्टेट पर मैं आना चाहूँगा। अभी हमने देखा सर, एक साल में अभी हाउसिंग सेक्टर में ज़बरदस्त डिमांड रही थी और तमाम शहरों में शानदार डिमांड थी। मुंबई में तो सर डिमांड 10 साल के हाई पर है इस वक्त। अभी रेट बढ़ने के बाद ऐसा तो नहीं है सर कि कहीं डिमांड पर कोई असर पड़े, लोग थोड़ा सा, ऐसा तो नहीं है कि डिमांड कूल ऑफ हो जाए? दीपक जी, मुझे ऐसा नहीं लगता। ये डिमांड फंडामेंटल डिमांड है। लोगों को घर खरीदने का एक अच्छा मौका है। प्लस क्या, देखिए, रेडी टू मूव इन इन्वेंट्री और ओवरऑल इन्वेंट्री हर मार्केट में कम हो गया है। प्लस ओवरऑल इनपुट कॉस्ट भी चारों तरफ बढ़े हैं। खाली हाउसिंग का कॉस्ट नहीं, और सब जो भी चीज आप खरीद रहे हैं, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फास्ट मूविंग गुड्स, सब चीजों का दर बढ़ा है। तो प्लस ये भी देखा जा रहा है कि लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ रही है। तो उसके हिसाब से डिमांड, मुझे नहीं लगता है कि हाउसिंग सेक्टर में डिमांड का कोई प्रॉब्लम होने वाला है इन द शॉर्ट टर्म। इनफैक्ट हमें ये लगता है ये कस्टमर के लिए अच्छा मौका है घर खरीदने का, और स्पेशली फेस्टिव सीजन में जब फेस्टिव ऑफर सब डेवलपर लेके आ रहे हैं, ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए। प्लस रियल एस्टेट का नेक्स्ट फ्यू इयर्स में मुझे लगता है कि बहुत अच्छा दौर रहेगा। बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि अच्छा दौर रहे। बलदेव सर, अब एक आम आदमी के लिए जो एक लोन लेने की चाहत रखने वाला एक आम आदमी जो है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? मैं जानता हूं कि आरबीआई पॉलिसी के अनाउंसमेंट आप लोगों की भी एक तरह से एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही हैं, क्योंकि फेस्टिव सीजन आ रहा है, हायर लोन डिमांड आप लोग चाहते हैं, बैंक चाहते हैं कि भाई उनका मार्जिन भी थोड़ा सा इम्प्रूव्ड हो। लेकिन एक आम आदमी के लिए आप क्या सलाह इस वक्त देना चाहेंगे? इस वक्त लोन लेने के लिए उसके पास क्या एक मोटिवेशन होना चाहिए? देखिए दीपक जी, इसमें अभी देखिए, आपके जनरली जो ये टाइम होता है, फेस्टिवल सीजन जो होता है, सबसे ज्यादा सेल्स इसी टाइम में रहती है। और जैसा अभी हर्षवर्धन साहब ने बताया है कि ज्यादातर बिल्डर्स जनरली जो इंटरेस्ट रेट है, अगर थोड़ा सा इंक्रीज होता है तो वो अपना ऑब्जर्व करते हैं अपने उसमें, और पास ऑन नहीं करते हैं। तो जनरली ये मार्केट, हाउसिंग लोन सेक्टर पर्टिकुलरली, हमें लगता है हर सिटी के अंदर जैसे ग्रो किया है और बेहतर तरीके से ग्रो होगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा है कि ये 6 महीने हर साल आप देखिए तो ट्रेंड इसमें ज्यादा अच्छी सेल्स रहती है, अच्छा क्रेडिट ग्रोथ रहती है। तो मेरे ख्याल में ये अपॉर्चुनिटी है, और इससे पहले कि इंटरेस्ट रेट और बढ़े तो मुझे लगता है कि होम लोन लेने के लिए, या होम लोन या फॉर दैट मैटर कोई भी लोन लेने के लिए, ये एक अच्छा मौका है। इसको कस्टमर्स को गंवाना नहीं चाहिए। और जैसा कि आपने पहले भी कहा कि अभी ट्रेंड आपके नज़र में लग रहा है कि ब्याज दरें आगे बढ़ सकती हैं, तो जो लोग लेना चाहते हैं होम लोन, उनको यही सलाह देंगे बलदेव सर कि आप टाले नहीं, ले लें? बिल्कुल टाले नहीं, क्योंकि हो सकता है इंटरेस्ट रेट थोड़े और बढ़ सकते हैं। एब्सोल्युटली सर। फिरोज भाई, अब सवाल ये है कि नया घर खरीदने वालों का एक सवाल ये भी रहता है कि अभी नया लोन लेने वालों को आप क्या सलाह देंगे? फिक्स्ड रेट होम लोन लेना ठीक रहेगा, या फिर बाजार भरोसे रहें, ऑप्टिमिस्टिक रहें और जाएं उस दूसरे प्रकार के लोन के लिए?
दीपक जी, फिक्स्ड लोन जो मिलता है वो 2-3 साल के लिए फिक्स्ड रहता है। ज्यादातर लोन की टेन्योर्स जो होती हैं, अगर 15 साल 20 साल का लोन लेते हैं उसमें से 10%, 20% समय, 15% समय से ज्यादा फिक्स्ड नहीं रहता है। और फिक्स्ड रेट थोड़ा ज्यादा ही रहता है फ्लोटिंग से। तो अगर फिक्स्ड रेट आपका 50 पैसे से ज्यादा है देना पड़ रहा है फिक्स्ड करने के लिए, तो आप फ्लोटिंग से ही बेहतर है मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर आपका लोन दर 7.5% है होम लोन का, और अगर आप फिक्स कराना जा रहे हैं और आपको 8.25 देना पड़ रहा है, तो आप पहले ही जेब से 75 पैसे ज्यादा दे रहे हैं, तो आप फ्लोटिंग में ही ठीक है। क्योंकि वो 75 पैसे देने के बावजूद 3 साल बाद आपको मार्केट के भरोसे ही रहना है। तो ये 3 साल में आप 75 पैसे अगर आप देखें तो 3 साल 75 देना कंफर्म है अगर आप फिक्स्ड करते हैं। तो अगर 50 पैसे का अंतर हो फिक्स्ड और फ्लोटिंग में, तो आप फिक्स्ड की तरफ खींचें, क्योंकि ब्याज दरें बढ़ रही हैं। बट एवरेज इंटरेस्ट रेट मेरे हिसाब से ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। 3 साल पहले, जैसे बलदेव जी ने भी कहा कि रेपो रेट 6% था कोविड के पहले, आज भी 5.9% है। माना कि 4.44 भी हो चुका है, फिर वहां से बढ़ के 5.9 है। तो आज हम नॉर्मल इंटरेस्ट रेट पे आए। उसके पहले के 8 साल की एवरेज 6.7 की रही है रेपो रेट की। तो आज भी हम पीक पे नहीं है। तो 50-60 पैसे की और गुंजाइश है, 70 पैसे की गुंजाइश है इंक्रीज की। बट फिक्स्ड के लिए अगर बहुत महंगा देना पड़ रहा है तो आप फ्लोटिंग में ही जाएं और इतना व्यय ना करें। इंडिया की स्थिति काफी अच्छी है ग्लोब के मुकाबले। ये थोड़ा सा 3-6 महीने का आपको वॉलेटिलिटी बेयर करनी पड़ेगी, बट आई थिंक इट विल काम डाउन रीजनेबली वेल। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। बलदेव सर, थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। फिरोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हर्षवर्धन सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपकी खबर, आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दें।